आंग सान सूची ने एक्चुअली रोहिंग्या के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मायूस किया और इस मायूसी का नतीजा ये है कि जब वो हटाई गई तो उन लोगों ने खुशी का इजहार किया। हर फैसिज्म में ये होता है कि वो किसी न किसी एक कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके उसको डेमोनाइज करती है और अब तो इस बात का संभावना है कि नई मिलिट्री सरकार भारत के बजाय चीन की तरफ ज़्यादा झुक जाएगी। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एनवीएन के विशेष प्रोग्राम बातचीत में। आज हम बातचीत करेंगे हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, जिसमें एक राजनीतिक उठापटक हुई है। हुआ यह है कि वहां के इलेक्टेड लीडर आंग सान सूची को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें नजरबंद कर दिया गया है और उसकी जगह सेना ने सत्ता परिवर्तन करके अपने आप को काबिज कर दिया है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन हमारी नजर इस बात पर है कि वहां के जो रोहिंग्याज हैं उनका इस पर क्या असर पड़ेगा। इसके लिए हम बातचीत करेंगे प्रसिद्ध कॉलमनिस्ट डॉक्टर सलीम खान जी से। सलीम साहब, किस तरह देखते हैं आप इस परिवर्तन को जो हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में हुआ है? देखिए, वहाँ की एक सरकार थी जो इलेक्टेड सरकार थी और वो एक पॉपुलर लीडर उसको हेड कर रही थी, ऑफिशियली ना सही, लेकिन ये कि उसके चले जाने से पूरी दुनिया में बहुत बड़ा शोक व्यक्त किया जा रहा है और लोग परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों की जो आपने बात की, तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि रोहिंग्या मुसलमान खुश हैं और उनकी जो प्रतिक्रिया आई है बांग्लादेश से, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमको मौका दिया जाता तो हम बहुत ज़ोर शोर से इसकी खुशी मनाते। तो ये एक बड़ा अजीब वाकया है कि सेना के हाथ में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सेना के हाथ में कमान गई है और वहाँ की इलेक्टेड लीडर आंग सान सूची को नजरबंद कर दिया गया है और रोहिंग्या इसके लिए खुश हो रहे हैं। रोहिंग्या के खुश होने की 2-3 रीजंस है। पहला रीज़न तो ये है कि वहाँ की फौज ने रोहिंग्या पे जुल्म किया, ये बात सही है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों की जो आंग सान सूची से एक्सपेक्टेशन थी उस पर वो पूरी नहीं उतरी। तो जब आप किसी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका साथ देगी, वो आपके होने वाले अत्याचार को रोकेगी और वो जा कर के यूनाइटेड नेशन में उस अत्याचार को, उस जुल्म को, टायरनी को जस्टिफाई कर दे, तो आपको तो गुस्सा आएगा ही। इसलिए आंग सान सूची ने एक्चुअली रोहिंग्या के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मायूस किया और इस मायूसी का नतीजा ये है कि जब वो हटाई गई तो उन लोगों ने खुशी का इजहार किया। अगर सर अभी के हम सिचुएशन देखें तो आर्मी सत्ता में आ गई है। 50 सालों से वहाँ पर आर्मी का ही शासन था। इन 7-8 सालों में वहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से चुन करके आंग सान सूची आई है। तो किस तरह आप देखते हैं, क्या ये उठापटक ऐसे ही आगे भी जारी रहेगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले मिलिट्री ने जो है वो वहाँ पे सत्ता संभाली और बहुत लंबे अरसे तक सत्ता में रही और अब भी हो सकता है कि वो बहुत लंबे अरसे तक सत्ता में रहे या जल्दी चला जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात जो सारी दुनिया में एक धारणा है कि अगर मिलिट्री की हुकूमत आएगी, मिलिट्री की सरकार आएगी तो अत्याचार बढ़ेंगे और अगर डेमोक्रेटिक हुकूमत आएगी तो अत्याचार घटेंगे। इस धारणा को बर्मा में या म्यांमार में ख़त्म कर दिया है। इसलिए कि आप देखें कि मिलिट्री की हुकूमत वहाँ पे 2010 तक थी, उसके बाद में इसको छोड़ा गया, मतलब इसकी नज़रबंद थी तो इसको आज़ाद किया गया। उसके बाद 2015 में इनकी हुकूमत आ गई। 2017 में मिलिट्री ने सबसे ज़्यादा अत्याचार रोहिंग्या मुसलमानों पे किया। उस वक्त मिलिट्री की सत्ता नहीं थी बल्कि इसकी सत्ता थी और इस बात की उम्मीद की जा रही थी, चूँकि ये अपने उम्र के 21 सालों में से 15 साल तक नज़रबंद रही, सारी दुनिया इसकी बहुत तारीफ करती थी और इसको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था 2012 में। नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और तो लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस अत्याचार के खिलाफ लड़ने के बजाय, उस अत्याचार को रोकने के बजाय यूनाइटेड नेशन में जाके उसको जस्टिफाई किया और ऐसा इन्होंने इसलिए किया कि 2019 में वो चुनाव जीतना चाहती थी। तो उन्होंने चुनाव जीतने के लिए वही किया जो मिलिट्री पावर में रहने के लिए करती है। तो इसलिए अगर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो लेकिन वो लोगों पे अत्याचार रोकने के बजाय अत्याचार करने लगे तो उसका डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए लोग जो है वो उससे नाराज़ हैं।
सर ये म्यांमार हमारा पड़ोसी कंट्री है और आंग सान सूची के काफ़ी अच्छे रिलेशन है मोदी जी के साथ में। अब क्योंकि आर्मी ने वहाँ पर सत्ता अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो क्या भविष्य देख रहे हैं आप भारत का और म्यांमार के रिश्तों का? देखो, वहाँ की जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि वहाँ की जो मिलिट्री जंटा है, जो कि पहले सत्ता पे काबिज थी, उसके चीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और अब फिर इस बात की संभावना है कि अब जो नई मिलिट्री सरकार आई है, दोबारा मिलिट्री पावर में आई है, तो वो भारत के बजाय चीन से अच्छे संबंध बनाएगी। भारत ने मिलिट्री के जाने के बाद इस बात की कोशिश की कि आंग सान सूची से अपनी रिलेशनशिप अच्छी करे, लेकिन चूंकि भारत जो है वो खुद भी मुसलमानों पे और रोहिंग्या के इशू पर जो है वो अपनी सियासत बीजेपी चमका रही थी, इसलिए उन रोहिंग्या मुसलमानों पे ना तो सूची ने कोई उनकी मदद की और ना भारत की सरकार ने उनकी मदद की। दोनों ने उनके अत्याचार को जस्टिफाई किया। और अब तो इस बात का संभावना है कि नई मिलिट्री सरकार भारत के बजाय चीन की तरफ ज़्यादा झुक जाएगी। तो एक तरफ तो चीन हमारे एलएसी पर अरुणाचल प्रदेश तक आ गया है, सिक्किम में भी वो उसकी सेना तैनात है बॉर्डर के पास में, और म्यांमार में भी वहाँ पर मिलिट्री शासन का आ जाना, इसका मतलब थोड़ा और टफ टाइम मिल जाएगा मोदी जी को। टफ टाइम तो इसलिए भी मिलेगा कि वो जो नागालैंड और दूसरी छोटी छोटी जो आसाम के अलावा जो छोटे छोटे वहाँ पे मेघालय है, नागालैंड है, तो यहाँ पर जो इंसर्जेंसी है उसका सारा सपोर्ट जो है वो म्यांमार से आता है और चीन जो है वो इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करता रहा है। हो सकता है कि पिछली जो डेमोक्रेटिक सरकार थी जिसमें मोदी जी ने वहाँ से अच्छे रिलेशन पैदा करने की कोशिश की थी, उस ज़माने में इंसर्जेंट्स की मदद कुछ कम हुई हो और कुछ लोगों को इनके हवाले भी किया गया था हमारी मिलिट्री के। लेकिन अब फिर इस बात की संभावना है कि जो अलगाववादी लोग वहाँ पे हैं उन छोटे छोटे स्टेट्स में, उनको फिर से जो है वो चीन की मदद मिलेगी म्यांमार से, और हो सकता है कि वहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा टफ हो जाए, मुश्किल हो जाए। सर फिर से हम आ जाते हैं रोहिंग्यास के मुद्दे पर। ये दुनिया की सबसे प्रताड़ित कौम में से एक है। 10 लाख के आसपास रोहिंग्यास इस वक्त बर्मा से कूच कर चुके हैं, अलग अलग एरियाज़ में हैं, कई लाख की संख्या में बांग्लादेश में है, कुछ तुर्की में है, कुछ सऊदी अरब में है। तो ये मुद्दा क्या है रोहिंग्यास का, क्यों बर्मा म्यांमार से इनको भगाया जा रहा है, इसका इतिहास क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में। देखिए, दुनिया में जहाँ भी फैशिज्म आता है तो उसमें फाशिज्म की एक ज़रूरत ये होती है कि वो किसी एक कमज़ोर माइनॉरिटी को जो है वो बदनाम करते हैं, उसके खिलाफ जज्बात पैदा करते हैं, उसके खिलाफ गुस्सा पैदा करते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं कि उसको डेमोनाइज करते हैं। हिटलर ने इस काम के लिए जो है वो यहूदियों को इस्तेमाल किया, यहूदियों के खिलाफ अपनी पूरी कौम के जज्बात को भड़का के उनको अपने साथ कर लिया। इसी तरह से भारत में हम देखते हैं कि जो आरएसएस और बीजेपी वगैरह है, ये मुसलमानों के खिलाफ जो है वो हिंदुओं के जो मेजॉरिटी होती है उसके जज्बात को भड़का के उसका शोषण करता है। एक्चुअली एक तरह से ये आप ये कह सकते हैं कि भावनात्मक शोषण होता है। यही चीज़ बर्मा में हुई। बर्मा में एक छोटी सी माइनॉरिटी है रोहिंग्या मुसलमानों की, तो जो वहाँ की मिलिट्री थी उसने पहले अपने आप को पॉपुलर करने के लिए वहाँ की जो बौद्ध मेजॉरिटी है उसको खुश करने के लिए मुसलमानों को डेमोनाइज किया और ये कहा कि देखो हम उनको सज़ा दे रहे हैं, इसलिए तुम हमको सपोर्ट करो। आंग सान सूची ने भी ये किया कि उसने सोचा कि अगर मैं जो है वो इसकी रोहिंग्या मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी तो ये जो मेजॉरिटी बौद्ध है ये मेरे खिलाफ हो जाएंगे और 2019 में होने वाले इलेक्शन में मैं हार जाऊंगी। तो इसलिए उसने ये किया कि उनका साथ भी नहीं दिया और जाके मिलिट्री का जो अत्याचार था उसको जस्टिफाई भी किया। आप ये बोलना चाहते हैं यहाँ पे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का गेम चल रहा है, बहुसंख्यक को पुलिस करने के लिए अल्पसंख्यकों को डर दिखाया जा रहा है। हर फैशिज्म में ये होता है कि वो किसी न किसी एक कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करके उसको डेमोनाइज करती है। तो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को आइडेंटिफाई करके मिलिट्री ने और आंग सान सू की ने
डेमोनाइज किया। सर ऐसा भी हमने मीडिया डिबेट में सुना है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स का जो एरिया है अराकान, ये नेचुरल रिसोर्सेज से काफ़ी भरा पड़ा है। यहाँ पर 23 नेचुरल गैस और ऑयल के भंडार वगैरह मिले हैं और ये काफ़ी रिच नेचुरल रिसोर्सेज से एरिया है और यहाँ की जो मेजोरिटी है वो रोहिंग्या मुस्लिम्स है। बर्मा को, म्यांमार जिसको आप बोलते हैं, उसको ऐसा डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो आने वाले वक्त में कि उनकी इसकी सीमा बांग्लादेश से भी मिलती है, तो ये एक मेजोरिटी मुस्लिम होने की वजह से बांग्लादेश के साथ में मिल जाए, इसकी वजह से इनके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये दो अलग अलग बातें हैं। पहली बात तो ये कि जिस इलाके में नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वहाँ के लोगों को उसको फ़ायदा मिले ये ज़रूरी नहीं है। अब भारत की मिसाल ले लें तो भारत में नेचुरल रिसोर्सेस उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है और उसके अलावा झारखंड में सबसे ज़्यादा है। वहाँ सबसे ज़्यादा ये धातु वगैरह खाने हैं, लेकिन आप देखिए वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब भी आप किसी को प्रताड़ित करते हैं तो आप ये इल्ज़ाम ज़रूर लगाते हैं कि ये लोग जो है इनकी हमदर्दियाँ दूसरों से है, इनकी वफ़ादारी दूसरों से है, ये आज नहीं कल हमसे अलग हो जाएंगे, ये हमारे मुल्क को तोड़ देंगे। इस तरह की बातें हमेशा जो है वो उन लोगों के खिलाफ लगाई जाती हैं जिनको ऊपर अत्याचार करना होता है, जिन पर जुल्म करना होता है। तो यही बात जो है वो उनके खिलाफ भी लगाई। लोग अलग क्यों होना चाहते हैं, पहले ये सोचना चाहिए। अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो कोई अलग नहीं होगा, लेकिन अगर आप उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो कोई भी अलग हो जाएगा। तो जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसको अपना व्यवहार सुधारना चाहिए, उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, तो वो साथ में रहेंगे। आप ये बोलोगे, आप जुल्म भी करोगे और वो जो है वो आपके खिलाफ कुछ बोले भी नहीं, ऐसा तो दुनिया में नहीं होता। लेकिन इस बात का खतरा था नहीं। ये खतरा जो है वो एक नकली या जाली खतरा बना करके पेश किया गया ताकि मेजॉरिटी को खुश करके अपने साथ किया जा सके। सर, म्यांमार की जनसंख्या का अनुपात देखें तो 80% वहाँ पर बुद्धिस्ट है। देखने में ये आ रहा है कि वहाँ का एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट है जिसका नाम है एशियन वराथू। वहाँ पर उन्होंने इस तरीके से इस तरीके की भाषणबाजी की और इस तरीके से इल्ज़ाम लगाए वहाँ के रोहिंग्यास मुस्लिम्स पे कि आने वाले वक्त में ये ज़्यादा बच्चे पैदा करके म्यांमार को एक मुस्लिम कंट्री बना देंगे, इनके साथ आप किसी तरीके का बिजनेस रिलेशन मत कीजिए, इनके साथ किसी तरीके का रिलेशन मत रखिए। जिससे क्या हुआ कि वहाँ की जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी वो वहाँ के रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ आ गई। बुद्धिस्ट अगर रिलीजन को देखा जाए तो ये बहुत ही शांति प्रिय रिलीजन है। इवन ये चप्पल्स भी नहीं पहनते हैं कि इनके पैरों के तले अगर चींटी आ जाएगी तो वो मर सकती है। तो आप इसको एक रिलीजियस टेररिज्म नहीं देखते हैं? देखिए, भाई इसको रिलीजियस टेररिज्म नहीं देखता, इसलिए कि जो भी फैसिस्ट होता है वो कोई ना कोई लिबादा होता है। वो मजहब का लिबादा भी हो सकता है, वो जो है वो मिलिट्री का लिबादा भी हो सकता है। यानी आप किसी पे जुल्म करना चाहते हैं, किसी के खिलाफ जो है वो नफरत पैदा करना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई बुनियाद बनानी पड़ती है। बेसिकली वो जो आदमी है वो एक फैसिस्ट है, उसके अपने अज़ाइम हैं, वो जो है वो मैं तो ये कहता हूँ कि वो सत्ता में आना चाहता है। अब ये कि अगर उसने कोई मजहबी लिबास पहन लिया, कोई बौद्धों की तरह से जो है वो कपड़े पहन लिए, तो वो कोई मजहबी बौद्ध नहीं हो जाता। वो बेसिकली आप देखें कि बौद्ध धर्म से उसकी जो मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैला रहा है उसका उस धर्म से कोई ताल्लुक है नहीं। तो बेसिकली अगर वो भगवा टाइप का जो चादर ओढ़ता है उसके बजाय कोट भी पहन ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि एक कमज़ोर लोगों को, मजलूम लोगों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं और उन जज्बात का फ़ायदा उठा करके अपनी जो पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, उसको बढ़ा रहे हैं। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स का यूज़ करते हैं इस तरीके के फासिस्ट लोग। जी, सही, बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये क्योंकि मुस्लिम्स का मुद्दा है, रोहिंग्यास मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम्स के लिए एक इंटरनेशनल फोरम बना हुआ OIC, तो आप अभी क्या देखते हैं कि अगर सत्ता परिवर्तन होने के बाद अगर आर्मी फिर से उनके ऊपर जुल्म सितम करती है, फिर से वहाँ के रोहिंग्यास भगाए जाते हैं, तो OIC फिर कुछ किरदार निभाएगी या एज इट इज़ उनका वही किरदार रहेगा? अभी तक तो OIC ने कोई ख़ास किरदार कभी निभाया नहीं, सिवाय वो बयान देने के, और कोई काम करते नहीं। अब जो बातें कही जा रही हैं वो 2-3 हैं। एक तो कुछ लोग ये कह रहे हैं
कि अब मिलिट्री के ऊपर में जो इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, तो हो सकता है कि मिलिट्री इस इंटरनेशनल प्रेशर को अपने ऊपर से कम करने के लिए या अपनी इमेज सुधारने के लिए रोहिंग्या के साथ अच्छा सलूक करे। ये एक प्रोबेबिलिटी कुछ लोग बोल रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ये हो, उनका रिकॉर्ड तो पहले ख़राब है, उन्होंने पहले जुल्म किया है, लेकिन वो जो जुल्म किया वो आंग सान सू की को बदनाम करने के लिए भी था। एक तरह से उन्होंने उसको वो करके उसको एक्सपोज कर दिया। हाँ, उसको एक्सपोज किया उन्होंने कि ये जो दुनिया भर में अमन की बात करती है, ये अपनी सत्ता के लिए बात करती है, इसको जो है वो मजलूमों से और अत्याचार पीड़ितों से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, उससे पहले जब मिलिट्री रूल था उस वक्त इतना जुल्म नहीं हुआ। जुल्म तो ज्यादा बाद में हुआ, जितना आंग सान सू की के जमाने में, शासन काल में 2017 में हुआ सबसे ज्यादा, तो 2015 में तो इनकी हुकूमत आ गई थी। तो अब आप देखें कि मिलिट्री हो सकता है कि अपना थोड़ा इमेज ठीक करने के लिए, फेस बिल्डिंग के लिए थोड़ा जुल्म करे, या हो सकता है कि उसको लगे कि बहुत लोग मेरे बहुत खिलाफ हो गए हैं, तो इनको खुश करने के लिए थोड़ा और जुल्म करो। इसमें एक जो मेन रोल है वो चीन का है। चीन जो है वो हमेशा म्यांमार के जो रूलर्स हैं वो उनकी हिमायत करता है, और उनके खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है तो वो उसको वीटो कर देता है। इसलिए वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म करते रहे हैं। तो अब अगर चीन का वही रवैया रहा तो वहाँ के जो रूलर्स हैं, मिलिट्री वाले हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा जुल्म करने का, इसलिए कि उनको पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ भी रेजोल्यूशन पास कर ले या कुछ भी करे तो चीन उसको वीटो करेगा। लेकिन हो सकता है, देखिए एक बात यह है कि अत्याचार भी जो रूलर्स करते हैं ना, वो उनकी ज़रूरत के लिए होता है, कोई ना कोई ज़रूरत उनकी होती है जिसको पूरा करने के लिए वो करते हैं। मिलिट्री की जो ज़रूरत थी उस ज़माने में अभी वो नहीं है, तो हो सकता है कि वो ना करें, लेकिन यह कि वो इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करते हैं और इसके नतीजे में वहाँ के जो जनता है वो उनसे नाराज़ होती है, तो वो उनको नाराज़ नहीं करेंगे, बल्कि वो जो है या तो स्टेटस को रखेंगे या कुछ और भी करें। इसका भी संभावना, लेकिन कुछ ना कुछ तो परिस्थिति में परिवर्तन आएगा। हाँ, पॉजिटिव होने की भी संभावना है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि ये धारणा तो खत्म हो गई कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, ह्यूमन राइट के लिए लड़ने वाले आएंगे तो वो जो है वो मजलूमों का साथ देंगे, ये बात खत्म। ये तो बिल्कुल अपोजिट देखने को मिला आंग सान सू की से। भाई देखिए, उनको नोबेल अवार्ड दिया गया था इस चीज के लिए, और यही सेम उसको अवार्ड इसलिए दिया गया था कि वो नजरबंद थी और वो अपने स्टैंड पे कायम थी 15 साल तक। तो लोगों ने कहा कि भाई ये मिलिट्री के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली है। लेकिन जब उसको सत्ता मिली इनडायरेक्टली और दोबारा इलेक्शन जीतने का मौका आया, तो उसने वही किया जो मिलिट्री कर सकती थी, बल्कि उसने मिलिट्री को सपोर्ट कर दिया। भाई ये तो इतनी अजीब बात है। वो कम से कम न्यूट्रल रहती, लेकिन उसको मालूम था, उसको ये डर था कि अगर वो न्यूट्रल भी रहेगी तो 2019 में जो पिछले साल हुआ इलेक्शन, 2019 में जो हुआ है उसमें हार जाएगी। तो उसने 2019 में इलेक्शन जीतने के लिए वो काम किया कि यूनाइटेड नेशन में जाके मिलिट्री के एक्शन को जस्टिफाई कर दिया, और जो सरकार उसने बनाई मुसलमानों पे जुल्म करके, वो सरकार भी चली गई। अब तो उसका ये हाल है कि वो धोबी के कुत्ते की तरह ना घर की है और ना घाट की है। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर सलीम खान साहब, जिन्होंने अपने विचार रखे म्यांमार में हुए सत्ता परिवर्तन पर। किसी अन्य मुद्दे के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।